द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उठी एक ऐसी मशीनरी जिसे दुनिया की सबसे बड़ी तबाही रोकने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की। इसे सिर्फ एक संगठन मत समझिए, बल्कि 1945 में तैयार किया गया एक बेहद जटिल और सुविचारित ब्लूप्रिंट मानिए। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज इस पूरी मशीनरी को खोलकर देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। इस पूरे सिस्टम को डिकोड करने की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले नींव का निर्माण, फिर इसकी रूपरेखा यानी 6 प्रमुख अंग, इसके बाद सुरक्षा परिषद और वीटो पावर, फिर विकास, न्याय और प्रशासन, और अंत में विशिष्ट एजेंसियां और कुछ अहम बातें। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, नींव का निर्माण। 1941 के उस दौर पर नजर डालें जब अटलांटिक चार्टर के रूप में एक शुरुआती विचार सामने आया था। ये कोई रातों रात बना संगठन नहीं है। 1942 के घोषणा पत्र और 1944 के डम्बर्टन ओक सम्मेलन जैसे कई पड़ावों से होते हुए अंततः 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ और फिर 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र वजूद में आया। इसका इकलौता और सबसे बड़ा मकसद बिल्कुल स्पष्ट था: दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध जैसी किसी भी नई तबाही से बचाना। आज की बात करें तो ये संस्था काफी विशाल हो चुकी है। 1993 सदस्य देश इसके छाते के नीचे हैं और इसका मुख्य संचालन न्यूयॉर्क शहर की धड़कन के बीच से होता है। इसके 4 बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य हैं: दुनिया में शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, विकास को बढ़ावा देना और देशों के बीच दोस्ती कायम करना। और हाँ, इतने सारे देशों के बीच बातचीत आसान बनाने के लिए 6 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, रूपरेखा यानी 6 प्रमुख अंग। ये पूरा तंत्र एक हब एंड स्पोक मॉडल की तरह काम करता है। अगर इसके केंद्र में देखें तो पूरी कार्यप्रणाली 6 अलग-अलग अंगों में बटी हुई है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जिसे इकोसॉक भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यास परिषद। यही वो मुख्य नियंत्रण कक्ष है जो पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोने की कोशिश करता है। इस नियंत्रण कक्ष के सबसे बड़े हिस्से यानी महासभा से शुरू करते हैं। इसे एक ग्लोबल पार्लियामेंट की तरह समझा जा सकता है। यहाँ सभी 193 सदस्य देशों की हैसियत बिल्कुल बराबर है। मतलब देश चाहे आकार में कितना भी बड़ा हो या छोटा, हर किसी के पास सिर्फ एक वोट है। हर साल सितंबर में जब इसका सत्र होता है तब बजट पास करने से लेकर नए सदस्यों की एंट्री तक सब यहीं तय होता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ लिए गए फैसले ज्यादातर सिर्फ सिफारिशों के रूप में ही होते हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, सुरक्षा परिषद और वीटो पावर। महासभा की उस भीड़ से निकलकर अब हम उस जगह आ गए हैं जहां असली ताकत केंद्रित है। ये है सुरक्षा परिषद। यहाँ सिर्फ 15 कुर्सियां हैं, 5 स्थायी सदस्य जिन्हें P5 कहा जाता है: अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन। बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें 2-2 साल के लिए चुना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का असल रिमोट कंट्रोल इन्हीं के पास है। शांति सेना भेजना हो, कड़े प्रतिबंध लगाने हो या सैन्य कार्रवाई की इजाजत देनी हो, ये सब यहीं से तय होता है। और इसी सुरक्षा परिषद का सबसे दिलचस्प और ताकतवर हथियार है वीटो पावर। एक प्रस्ताव कैसे आगे बढ़ता है और वीटो कैसे एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है, इसे समझना जरूरी है। अगर कोई प्रस्ताव आता है और उसे बाकी सभी सदस्यों का भारी समर्थन भी मिल रहा हो, लेकिन उन 5 स्थायी P5 देशों में से किसी एक ने भी इसका विरोध कर दिया यानी वीटो लगा दिया, तो वो प्रस्ताव उसी वक्त तुरंत खारिज हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में वीटो से बड़ा ब्रह्मास्त्र शायद ही कोई दूसरा हो। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, विकास, न्याय और प्रशासन। यहाँ 2 बेहद अलग लेकिन समान रूप से जरूरी अंगों का काम देखते हैं। एक तरफ इकोसॉक है जिसमें 54 सदस्य 3 साल के लिए चुने जाते हैं। इनका फोकस पूरी तरह से आर्थिक, सामाजिक विकास और ग्लोबल SDGs को हासिल करने पर होता है। दूसरी तरफ है सचिवालय। महासचिव के नेतृत्व वाला ये अंग दरअसल UN का बैक ऑफिस है। हर रोज की बैठकों का आयोजन, अनगिनत रिपोर्ट्स तैयार करना और इस पूरी विशाल मशीनरी के पहियों को रोजाना घुमाते रहना इसी का काम है। सच कहें तो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा कॉफी पर चलने वाला बैक ऑफिस भी कहा जा सकता है। अब इन 2 अंगों के बीच का अंतर भी काफी दिलचस्प है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ है, जो एक बेहद सक्रिय अदालत है। इसके 15 जज देशों के बीच के कानूनी झगड़े सुलझाते हैं। एक बहुत ही खास बात यह है कि यह न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि नीदरलैंड के द हेग में स्थित है।
इसके ठीक उलट न्यास परिषद है। इसका काम उन ट्रस्ट क्षेत्रों की देखरेख करना था जो अभी तक आज़ाद नहीं हुए थे। लेकिन 1994 में जब आखिरी इलाका भी आज़ाद हो गया, तब से ये अंग बस नाम का रह गया है, बिल्कुल निष्क्रिय। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, विशिष्ट एजेंसियां और मुख्य बिंदु। संयुक्त राष्ट्र सिर्फ न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैला है। वॉशिंगटन डीसी में नजर डालें तो वहां वित्तीय स्थिरता के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक बैठे हैं। जेनेवा की तरफ मुड़ें तो वहां विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और ILO जैसी एजेंसियां हैं। पेरिस में यूनेस्को और रोम में FAO काम कर रहा है। ये सब मिलकर इस मशीनरी को एक सही मायनों में वैश्विक नेटवर्क बनाते हैं। तो अगर हम इस पूरी संस्थागत रूपरेखा को एक साथ समेटना चाहें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। महासभा का वो 193 देशों वाला बड़ा मंच, सुरक्षा परिषद का 15 सदस्यों वाला ताकतवर दायरा, इकोसॉक का विकास का एजेंडा, ICJ का द हेग से मिलने वाला न्याय और सचिवालय का रोजमर्रा का काम, ये सब मिलकर एक बहुत ही सुव्यवस्थित और याद रखने योग्य ढांचा तैयार करते हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा के कुछ सबसे अहम तथ्यों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। हर साल 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है। कुल 6 मुख्य अंग हैं। ICJ के 15 जजों की अदालत द हेग में है, जो कि न्यूयॉर्क मुख्यालय का इकलौता अपवाद है। वीटो की बेजोड़ ताकत विशेष रूप से सिर्फ P5 देशों तक सीमित है। और हां, जो महासचिव इस पूरे दैनिक सिस्टम का नेतृत्व करते हैं, उनकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा ही करती है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने देखा कि 1945 की भू राजनीतिक सच्चाइयों के हिसाब से ये पूरा ब्लूप्रिंट और वीटो सिस्टम डिज़ाइन किया गया था। लेकिन आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल चुकी है। नई चुनौतियां हैं, नई अर्थव्यवस्थाएं हैं और नए संकट हैं। तो क्या दशकों पुरानी वैश्विक शांति की ये रूपरेखा आज के आधुनिक और जटिल समय को संभालने के लिए अभी भी पूरी तरह सक्षम है?